गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार, गोपाल कृष्ण गोखले का आर्थिक चिंतन। इससे पूर्व अपन ने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करी और एक उदारवादी नेता के रूप में किस प्रकार से गोखले ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक वरदान के रूप में देखने की बात कर रहे हैं, राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कर रहे हैं, स्वदेशी के समर्थन की बात कर रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन की बात कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने की बात कर रहे हैं। और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के माध्यम से, याचिका प्रस्तुत करने के माध्यम से वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को, उसके आधार को समाप्त करने की बात करते हैं। इसलिए गोखले को उदारवादी विचारक के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। जहाँ तक गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक चिंतन का प्रश्न है, गोखले एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने समय समय पर अपने जो आर्थिक विचार प्रस्तुत किए, व्यक्त किए, उन विचारों को ही उनके आर्थिक चिंतन के नाम से जाना जाता, पुकारा जाता है। गोखले के आर्थिक विचारों पर मुख्यतः दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानडे के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। नौरोजी के आर्थिक बहाव के सिद्धांत का जो प्रभाव गोखले पर पड़ा, और ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत की मान्यता थी कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन की ओर बाहरी बहाव हो रहा है। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कहा जाता है कि इस बहाव का मूल कारण यह था कि भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश लोगों की संख्या अधिक थी और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज की जो राशि थी वो बहुत अत्यधिक थी, और यह सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण था। नौरोजी कहते थे कि भारत में जो गरीबी है, जो भारत की दरिद्रता है, जो भारत की दुर्गति हुई है और जो भारत की भौतिक बुराइयां हैं, भारत के धन के निष्कासन के कारण ही है। कि जो भारत में धन है, जो साधन है, वह निरंतर कहाँ जा रहे हैं? ब्रिटेन जा रहे हैं। ये निष्कासन प्रति वर्ष जो ड्रेन हो रहा है साधनों का, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और इससे देश हमारा कमज़ोर हुआ है। इसलिए गोखले ने इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। दूसरा जो गोखले के विचारों पर प्रभाव पड़ा वो रानडे के आर्थिक विचारों का, और अर्थशास्त्र की शिक्षा भी गोखले ने इन्हीं से प्राप्त करी। 14 वर्ष तक के साथ रहे और भारत की आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन किया और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। तो गोखले के आर्थिक विचारों पर किसका प्रभाव देखा गया? रानडे का और दादा भाई नौरोजी का। अब जहाँ तक गोखले ने चूँकि आर्थिक समस्याओं का चिंतन किया, मनन किया, उन पर विचार किया, उनका विश्लेषण किया और कुछ सुधारों पे चर्चा करी, बात करी। उसमें सबसे पहले जो सुधार उसे बताए, सैनिक व्यय। गोखले का कहना था कि भारत में सेना पर अत्यधिक मात्रा में व्यय किया जा रहा है और ये व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है। किस पर व्यय बढ़ता जा रहा है? सैनिक पर, सेना पर। उनका कहना था यदि इस व्यय को इंग्लैंड और भारत के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए तो भारतीय खजाने की 1.5 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। ये सारा व्यय कभी कौन वहन कर रहा है? भारत कर रही है। यदि हम इस व्यय को बराबर बराबर बांट दें तो इसमें हम अपने भारतीय खजाने की जो बचत होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रखा
कि भारत के कुल राजस्व व्यय, जो रेवेन्यू पर खर्चा है, और सैनिक व्यय का अनुपात किसी अन्य देश की तुलना में अत्यधिक है। कि जो हमारा रेवेन्यू का खर्चा है, जो सैनिक व्यय का खर्चा है, उसका यदि हम रेशो निकालें तो अन्य देशों की तुलना में ये बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। इस सैनिक व्यय को कम करने के गोखले ने कुछ सुझाव भी दिए। क्या सुझाव दिया? कि जो आरक्षित सेना का निर्माण, और ये आरक्षित सेना से मतलब कि इसका प्रयोग शांति काल में ही नहीं बल्कि युद्ध या आक्रमण की स्थिति में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि सेना का भारतीकरण, और सेना के भारतीकरण से मतलब सेना में भारतीयों की भर्ती से उसके खर्चे में कमी होगी, क्योंकि यूरोपीय अधिकारियों की तुलना में भारतीयों को कम वेतन देना पड़ेगा। अभी तक सारे जो सेना में अधिकारी थे, जो सेना में काम करने वाले लोग थे, वो कौन थे? अंग्रेज थे। उन पर अधिक संख्या में अधिक वेतन देना पड़ता था। यदि हम इस भारतीयों को सेना में भर्ती करेंगे तो उनको उनकी तुलना में कुछ कम वेतन देना पड़ेगा। सेना के भारतीकरण, शिक्षित भारतीयों को इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तीसरा पॉइंट जो सैनिक व्यय के संदर्भ में गोखले ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेनाओं से बाहर जो सेना पर व्यय किए जाने वाला जो भार है, जो सेना पर खर्च किया जा रहा है, वो किस में से किया जाए? जो हमारा साम्राज्यवादी राष्ट्र है, जिसके अधीन हम रह रहे हैं। इस प्रकार गोखले कहना था कि भारतीय सेना का इस्तेमाल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अभी तक भारतीय सेना का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। अब भारतीय सेनाओं का इस्तेमाल केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि इनका इस्तेमाल भारतीय सीमाओं से बाहर किया जाता है तो इसका भार ब्रिटिश बजट पर होना चाहिए। कि जो ब्रिटेन पर बजट है, जो इंग्लैंड का बजट है, जो सरकारी बजट है और खर्च किया जा रहा है, सब पर वहन कौन कर रहा है? भारतीय सरकार। इस चीज़ की गोखले ने कड़ी आलोचना करी। सैनिक व्यय के क्रम में ही गोखले ने करों का कड़ा विरोध किया और विरोध करते हुए कुछ कर संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए। गोखले कहना था कि भारत पर जो कर आरोपित किए जा रहे हैं वह अनियंत्रित थे और ब्रिटिश वाणिज्य, ब्रिटिश व्यवसाय और धनी लोगों के हित के अधीन थे। उनका भारतीय करदाताओं के हितों अथवा उनके कल्याण के लिए कोई सरोकार नहीं था। कि जो भी कर लिए जा रहे हैं उनसे भारतीयों जो करदाता है, जो टैक्स देते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना था। इसलिए उन्होंने कुछ कर संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने कहा वित्त का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो फाइनेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, और जो प्रांत हैं, जो स्टेट्स थे उस समय, उनके पास राजस्व के अधिक स्रोत होने चाहिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के अधिक सोर्स होने चाहिए। दूसरा, कर संबंधी सुझाव में गोखले का कहना था कि जो सूती माल है, जो कॉटन कपड़ा है, जो कॉटन माल है, उस पर उत्पादन शुल्क को बिल्कुल, जो प्रोडक्शन का जो शुल्क है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और नमक पर से कर को क्रमिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक सूती कपड़ा जो व्यक्ति अपने तन में पहनता है, और जो नमक है वो जो सबसे कम कीमत की चीज़ है, उसको क्रमिक रूप से समाप्त किया, जिसका कि रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं। अकाल की स्थिति में भू राजस्व से मुक्ति और आय कर से विमुक्ति की सीमा में वृद्धि होनी चाहिए। कि जो अकाल की स्थिति है उस समय किसी प्रकार का कोई भी कर या किसी प्रकार कोई रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए। सैनिक व्यय और करों के संबंध के बाद गोखले ने अपने आर्थिक सुधारों के क्रम में
रेलों के विस्तार का विरोध किया, जो रेल जाती थी भारत से इंग्लैंड। क्योंकि गोखले का ऐसा कहना है कि सरकार की जो प्राथमिकता थी वो अधिक से अधिक रेलों का विस्तार है। उनका कहना था कि सरकार ऐसे विषयों पर धन को अधिक खर्च करती है जिनका संबंध ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और नियंत्रण और ब्रिटिश वाणिज्य और व्यापार और जो धनिकों के हितों में अधिक था, लोगों के कल्याण से नहीं। जनता के हित से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे विषयों पर वो खर्च नहीं करती है, बल्कि कैसे विषयों पर खर्च करती है जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो, ब्रिटिश वाणिज्य और व्यापार को और जो अमीर वर्ग है उनके हितों को पूरा पूरा लाभ मिल सके। सरकार ने रेलों का विस्तार भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने और ब्रिटिश वाणिज्य हितों की पूर्ति के लिए किया था। भारत के लोगों के कल्याण, उनके औद्योगिकरण, उनकी अर्थव्यवस्था के पुनः जीवन के उद्देश्य को लेकर नहीं किया गया। गोखले हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि रेलों का विस्तार भारत के संसाधनों के शोषण में सहायक है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल अधिक है, कच्चा माल अधिक है। कच्चा माल रेलों में भर भर कर ब्रिटेन जाता, वहाँ से पक्का माल तैयार होकर आता, भारत के बाज़ारों में उसको बेचा जाता है। ये भारत के कुटीर और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कुटीर और लघु उद्योग, उनके विनाश का संकेत है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है और कृषि भूमि पर अत्यधिक भार के लिए ये उत्तरदायी है। तो गोखले ने रेलों के विस्तार का विरोध करते हुए इसको बंद करने की बात करी। सहकारी साख समितियों की स्थापना भी गोखले के आर्थिक चिंतन का एक प्रमुख विचार है। गोखले भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता और उत्पादन की पुरानी तकनीकों से चिंतित थे, अतः इन क्षेत्रों में वे राज्य के संरक्षण को उचित मानते थे कि राज्य का कंट्रोल, राज्य का संरक्षण होना आवश्यक है। सबसे पहले उन्होंने लैंड एलिनिएशन विधेयक का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य किसानों को भूमि गिरवी रखने के अधिकारों से वंचित करना था। उन्होंने किसानों की दशा सुधारने और उत्पादन में नई तकनीकों को अपनाने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना का सुझाव दिया कि नए उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं, किसानों की दशा कैसे सुधरे, उत्पादन में नई तकनीकों का प्रयोग कैसे हो। इसके लिए गोखले ने सहकारी साख समितियों की स्थापना की बात करी, सुझाव दिया। उन्होंने भारत के जो छोटे छोटे शिशु उद्योगों को संरक्षण देने और स्वदेशी के सिद्धांत के अनुसार हाथ करदा वस्तुओं के सार्वजनिक समर्थन का सुझाव दिया। यानी गोखले ने हमेशा आर्थिक रूप में स्वदेशी को अपनाने की बात करी और आर्थिक रूप से विदेशी का बहिष्कार करने की बात करी। यद्यपि राजनीतिक रूप से वह विदेशी के समर्थन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन गोखले ने हमेशा अपने आर्थिक विचारों में, अपने आर्थिक चिंतन में स्वदेशी को आर्थिक चिंतन का एक प्रमुख आधार बनाया। हमेशा स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी वस्त्रों की उसको अस्वीकार करो। औद्योगिकरण एवं तकनीकी शिक्षा। गोखले भारत का औद्योगिकरण करना चाहते थे। वे भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत के उद्योगपतियों को जहाँ उद्योगों के विकास को सुझाव दिया, वहाँ उन्हें विदेशों में भी मंडियाँ खोलने के लिए कहा कि आप भी अपना माल बनाकर विदेशी मार्केट में आओ और वहाँ पर बेचो। उन्होंने नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा वर्ग है, उनको टेक्निकल एजुकेशन में प्रशिक्षण देने और अपने क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने की बात करी कि टेक्निकल एजुकेशन को प्राप्त करो और विदेश के मार्केट में जाकर उसका प्रयोग करो। आर्थिक चिंतन के क्रम में ही गोखले ने इस बात पर जोर दिया कि बैलेंस होना चाहिए। किस रूप में बैलेंस होना चाहिए? आय और व्यय में
संतुलन होना चाहिए। गोखले की धारणा थी कि आय और व्यय में संतुलन होने से खुशहाली बढ़ती है, परंतु भारत में इसका अभाव है। आय तो कम है और क्या ज़्यादा है, व्यय ज़्यादा है। भारत में व्यय की जारी बढ़ोतरी हमेशा परेशानी पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। इसलिए गोखले कहते थे कि जहाँ निर्वाचित सरकारें होती हैं वह बढ़ते हुए व्यय का अभिप्राय बढ़ती हुई खुशहाली होता है, परंतु भारत में व्यय के अनियंत्रित प्रबंध, किसी प्रकार कोई मैनेजमेंट नहीं है। त्रुटिपूर्ण संवैधानिक नियंत्रण, वैदेशिक आधिपत्य के अंतर्निहित त्रुटियों, कमियों के कारण भारत की भौतिक उन्नति अवरुद्ध हो रही है। ब्रिटिश साम्राज्य की सीमावर्ती नीतियों और ब्रिटिश वाणिज्य के हितों की सुरक्षा पर इतना अधिक व्यय हो रहा है कि शिक्षा पर व्यय करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सेना पर किया जाने वाला भी व्यय बहुत अधिक है। इसलिए गोखले ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जो आय प्राप्त हो रही है, जो अपन व्यय कर रहे हैं, उसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपना विकास, अपनी उन्नति कर सकते हैं। कि इसके पीछे उसने क्या कारण बताया कि त्रुटिपूर्ण संवैधानिक नियंत्रण, विदेशी आधिपत्य के कारण हमारे यहाँ व्यय और आय के बीच में असंतुलन है, और जब तक ये असंतुलन संतुलन में नहीं बदलेगा तब तक हम अपनी किसी प्रकार की कोई भी उन्नति, किसी प्रकार कोई विकास नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में व्यय को इंग्लैंड और भारत के बीच में बांटना, कि अभी तक केवल व्यय जो है, गोखले का कहना है कि भारत सचिव साम्राज्यीय कैबिनेट का सदस्य होता है। जो इंडियन सेक्रेटरी है, जो हमारे यहाँ का सेक्रेटरी है, सचिव है, वो वहाँ के कैबिनेट का सदस्य होता है। अतः उसके और व्हाइट हॉल के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को केवल भारतीय राजस्व से भारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इंग्लैंड और भारत के बीच बराबर बराबर, अभी तक हम कौन कर रहे हैं, व्यय भारत कर रहे हैं, तो बराबर बराबर मात्रा में इंग्लैंड और भारत के बीच में व्यय को बांट देना चाहिए। गोखले ने गोल्ड यान कोष की स्थापना जो की गई थी, इसका विरोध किया, क्योंकि जब भारत में गोल्ड मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा पौंड में बदलने के उद्देश्य से एक गोल्ड यान कोष की स्थापना की गई। गोखले ने इसका कड़ा विरोध किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोखले ने जिस राजनीतिक विचारक के रूप में विदेशी सरकार का समर्थन की बात करी, विदेशी साम्राज्यवाद को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया, वहीं आर्थिक चिंतन के बलबूते पर, आर्थिक विचारों के अनुसार उसने हमेशा ब्रिटेन की नीतियों की आलोचना करी और भारतीयों का उसने हमेशा साथ दिया और भारतीयों के हितों की बात करी। हम निष्कर्ष रूप में ही कह सकते हैं कि गोखले राजनीतिक क्षेत्र में एक उदारवादी और एक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के समर्थक थे, परंतु आर्थिक क्षेत्र में वे उदारवाद और उससे जुड़े मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड और अहस्तक्षेप के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक किसी देश का न्यूनतम आर्थिक विकास से मतलब औद्योगिकरण नहीं हो जाता, तब तक उसे स्वतंत्र प्रतियोगिता में धकेलना न्याय संगत नहीं होगा। यानी उसके छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो एक ओपन जो कंपटीशन है उसमें नहीं आने की हैसियत रखते हैं, तब तक उसे स्वतंत्र प्रतियोगिता में धकेलना न्याय संगत नहीं होगा। अतः जब तक भारत का औद्योगिक विकास नहीं हो जाता और उसके उद्योगों में विकसित देशों में के प्रतिस्पर्धा करने एवं बाजार में ठहरने की क्षमता पैदा नहीं हो जाती, तब तक संरक्षण की सतर्क और विवेक संगत नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं।
कि छोटे छोटे जो कुटीर और लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ से कच्चा माल कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। वहाँ से मशीनों में बनकर भारतीय मार्केट में बिकने को आता। तो भारतीय जो छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। भारत कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का आयातकर्ता बनकर रह गया। भारत ब्रिटिश उद्योगों की मात्र मंडी बनकर रह गया। मुक्त व्यापार की नीति ने नियंत्रण की प्रतियोगिता के द्वार खोल दिए। कुटीर और लघु उद्योगों पे लगे हुए दस्तकार एवं शिल्पी बेरोजगार हो गए। कृषि पर भार निरंतर बढ़ता गया। भारतीय उद्योगों की जो उक्त स्थिति के कारण ही गोखले संरक्षणवाद के समर्थक थे। उनका कहना था कि भारत के उद्योगों को ऐसे राज्य के संरक्षण की आवश्यकता है जो उन्हें पश्चिमी उद्योगों की अनियंत्रित प्रतियोगिता से तो बचाए, परंतु साथ में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों और आर्थिक साधनों के विकेंद्रीकरण को जन्म न दे। और स्वदेशी का उन्होंने निरंतर समर्थन किया और विदेशियों का हमेशा उसने बहिष्कार की नीति पर उसने जोर दिया। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो गोखले ने अपने आर्थिक चिंतन में का जो मूल मंत्र था कि स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार, किस चीज़ का बहिष्कार करना? आर्थिक रूप से। यदि हम बाद में तिलक पढ़ेंगे, तिलक ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप में बहिष्कार की बात करी, लेकिन गोखले चूँकि एक उदारवादी विचार रखे, उन्होंने राजनीतिक रूप से तो ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नीति का समर्थन किया और ये कहा कि हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखा है और कुछ सीखना भी है, इसलिए हम धीरे धीरे प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात मंगवाएंगे और अंत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद का समापन होगा। लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जहाँ आर्थिक विचारों की बात होती है तो तिलक ने आर्थिक रूप से हमेशा भारतीयों का साथ दिया, भारतीयों के हितों की बात करी, भारतीयों के विकास और उन्नति की बात करी और हमेशा अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीतियों का विरोध किया। धन्यवाद।